हेलो एवरीवन। आज 5 दिसंबर है और आज का जो करंट अफेयर का पहला टॉपिक है हमारा वो है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। जैसे कि अभी रिसेंट में कौन सी सारी चीज़ें ऐड हुई है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऐड हुए हैं, शिवनेरी फोर्ट्स, इन सब टाइप की चीज़ें जो ऐड हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखता कौन है, कैसे यूनेस्को काम करता है? तो यूनेस्को के अंदर मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं। जो सबसे पहला ऑर्गन है वो उसका जनरल कॉन्फ्रेंस है। जो सेकंड ऑर्गन है वो है उसका सेक्रेटेरिएट। और जो थर्ड ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब इंडिया यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए इलेक्ट हुआ है। तो अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड है क्या? तो ये जो यूनेस्को का प्रोग्राम है, जो यूनेस्को काम करता है और जो यूनेस्को को बजट मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को एग्जामिन करता है कि जो भी बजट यूनेस्को को मिला है वो उसके प्रोग्राम्स में अच्छी तरह से इन्वेस्ट हुआ है या नहीं। बजट का मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ, कोई गलत तरीके से तो पैसे नहीं उड़ा ले गया। ये सारी चीज़ें ये देखता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड देखता है। फिर एजेंडा सेट करता है, जब भी जनरल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है तो उसका क्या क्या एजेंडा रहेगा, ये सारी चीज़ें भी ये देखता है। रिकमेंडेशन भी देता है नए मेंबर के एडमिशन के लिए। अगर किसी नए कंट्री को ऐड करना है तो उसकी रिकमेंडेशन कौन देगा? एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। गाइडेंस देता है डायरेक्टर जनरल के अपॉइंटमेंट में। और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स अप्रूव्ड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस, और जनरल कॉन्फ्रेंस ने किसी प्रोग्राम को अप्रूव किया तो उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? नाम से ही क्या है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एग्जीक्यूट करेगा। इसमें 58 मेंबर्स हैं और एक मेंबर की टर्म होती है 4 साल की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। यहीं पे यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है। और यूनेस्को को की फाउंडिंग ईयर क्या है? 1945। तो ये था यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से रिलेटेड है। अब जो अगली टॉपिक है उससे पहले अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए, 2 पेजर भी हम डालते हैं हर दिन अपने टेलीग्राम चैनल पे। और रही मंथली, मंथली भी हम डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे ही, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। और ये क्यूआर कोड भी स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो अगला टॉपिक आएगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब ये क्या है? ये वर्ल्ड की या यूएन की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये करती क्या है? ये कोऑर्डिनेट करती है ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स में। जैसे वर्ल्ड में बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं। इंडिया में मान लेते हैं जियो है, फिर वर्ल्ड की क्या है, वोडाफोन है। तो अब इंडिया में काम करना है तो कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि जो इंडिया की कंपनी भी फॉलो करेगी, जो वर्ल्ड की कंपनी भी फॉलो करेगी, ताकि मिक्सिंग ना हो रूल्स की, या कोई हर किसी के अलग अलग नियम ना रहे। तो वो सारी चीजें कौन बनाता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वो सारी चीजें सेट करता है। स्पेक्ट्रम, रेडियो स्पेक्ट्रम भी एलोकेट करता है, ये सैटेलाइट ऑर्बिट्स भी एलोकेट करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इंडिया आईटीयू का मेंबर बना था 1869 में। और रेगुलर मेंबर बन गया था आईटीयू काउंसिल का कब? 1952 में। आईटीयू काउंसिल के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडिया आईटीयू काउंसिल का मेंबर बना था 1952 में, और आईटीयू का मेंबर बना था 1869 में। फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को पब्लिश करता है। ठीक। तो ये थी कुछ चीजें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के रिगार्डिंग। फिर जो अगली चीज है वो एक ट्राइब के बारे में हम देखेंगे, कोंडा रेड्डी ट्राइब। अगर आई होप आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो उसमें जो ट्राइब, जो मेन विलन, फर्स्ट पार्ट का जो विलन होता है, वो जिस ट्राइब का होता है वो कोंडा रेड्डी ट्राइब होती है। तो ये आंध्र प्रदेश के एरिया में बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। ये एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजी के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर अब दूसरी चीज क्या है कि ये गोदावरी जो रिवर है उसके बैंक्स के अराउंड मिलते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में ज्यादातर मिलते हैं ये। लिव इन रिलेशनशिप्स चीज क्या है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेंस हो रही है इस चीज को लेकर के, कि लिव इन रिलेशनशिप इस ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैरिजेस की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। और फिर कॉस्ट बढ़ रही है मैरिज की, तो फिर बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी क्या दिक्कत आ रही है फिर आजकल। फिर और चीज क्या है इससे रिलेटेड, कि ये तेलुगु लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फोक हिंदुइज्म को मेजरली फॉलो करते हैं, ये कोई इनका अलग ट्राइबल कल्चर नहीं है, मेनली हिंदुइज्म को ही फॉलो करते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी है और पैट्री लोकल है। पैट्री लोकल है मतलब शादी के बाद लड़कियां अपने हस्बैंड के घर जाकर के रहती हैं।
फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं और सर्कुलर और मड थ्रेड्स हाउस में रहते हैं। सर्कुलर मड थैच्ड हाउस, जो कि ऐसे घर दिखते हैं इनके, जैसे कि नॉर्मल ट्राइबल्स पहले के गांव में भी ऐसे ही घर होते थे, लोग ऐसे ही घर बना के रहते थे, तो ये ट्राइबल्स भी अभी भी ऐसे ही घर में रहते हैं। फिर जो अलग अगला टॉपिक है हमारा, वो क्या है, वो है इंटरपोल। अब इंटरपोल के बारे में क्या है कि इंटरपोल तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1923 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका काम क्या होता है कि इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन टू कॉम्बैट क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स। कुछ ऐसे क्राइम हैं जो कि मान लीजिए कि म्यांमार में हुआ है, ठीक है, इंडिया म्यांमार की बॉर्डर पे हुआ, दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, या कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो बहुत सारी कंट्रीज में एक साथ हो रहे हैं, जैसे टेररिज्म है। ये किसी एक कंट्री का क्राइम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ हो रहा है या सिर्फ इंडिया के साथ हो रहा है। ये मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है, ये इंडिया में भी हो रहा है, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, ये म्यांमार में भी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। तो कुछ ऐसे क्राइम्स जो कि क्या पे है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स है या इंटरनेशनल क्राइम्स है, जैसे टेररिज्म हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो गया, इन सारी चीजों को लेकर के कॉम्बैट करना, कोऑपरेट करना, वो कौन देखता है, इंटरपोल देखता है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 1956 में ज्वाइन किया। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूएन का पार्ट नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूएन का पार्ट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब फिर इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करता है इंटरपोल के साथ, तो वो सीबीआई है, जो इंडिया की तरफ से कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल से। अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक जनरल असेंबली जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, फिर जनरल सेक्रेटेरिएट है, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है। फिर अब एक भारत पोल भी चीज है। भारत पोल क्या है, भारत पोल जैसे इंडिया वर्ल्ड का इंटरपोल है, वैसे इंडिया ने बनाया है भारत पोल। ये क्या करेगा, जो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस है उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करेगा। अगर इंटर स्टेट क्राइम्स हो रहे हैं तो उनके लिए ये भारत पोल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इंटरपोल जैसा ही बना है, पर इंटर स्टेट क्राइम्स के लिए। कोई ऐसा क्राइम हुआ जो कहाँ का बंदा था, वो कर्नाटक का बंदा था, उसने क्राइम किया जाकर के महाराष्ट्र में, अब वहां पे दोनों स्टेट की पुलिस आएगी, फिर कोऑर्डिनेशन और इन सारी चीजों में दिक्कत ना आए, इसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है, जिससे उस चीज से रिलेटेड सारी चीजें ऑनलाइन डाल दी जाएंगी, फिर वही चीज, वो इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र की पुलिस भी एक्सेस कर सकती है। इसको सीबीआई ने डेवलप किया है और सीबीआई ओवरसीज ऑपरेशन भी देखती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इंटरपोल से सीबीआई ही डायरेक्टली जुड़ती है इंडिया की तरफ से। फिर अब इंटरपोल की कौन कौन सी नोटिसेज हैं, इंटरपोल की रेड नोटिस है। ये किस चीज से रिलेटेड है, ये किसी को अरेस्ट करना होता है तो उसके लिए रेड नोटिस जारी की जाती है, जैसे कि हाफिज सईद को लेकर के इंडिया ने कई बार रेड नोटिस जारी करवाई है। फिर ब्लू नोटिस है, किसी पर्सन की आइडेंटिटी या लोकेशन को रिलेटेड लेकर के ये जारी की जाती है। फिर ऑरेंज नोटिस है, टू वार्न एन इवेंट, अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस। फिर ब्लैक नोटिस है, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को लेकर के होती है। येलो नोटिस किस लिए होती है, मिसिंग पर्संस के लोकेशन को लेकर होती है। एक रिसेंटली लॉन्च नोटिस है, सिल्वर नोटिस, जिससे क्या करते हैं, जो क्रिमिनल्स के एसेट होते हैं, क्रिमिनल एसेट्स होते हैं, उन्हें ट्रैक करने में मदद करती है सिल्वर नोटिस। तो ये न्यूली लॉन्च नोटिस थी। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अंटार्कटिक जोन ओजोन होल। अब ओजोन होल के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। ठीक, सबसे पहले ओजोन लेयर क्या होती है, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर लगभग 10 से 40 किलोमीटर हाइट पर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह से एक लेयर होती है, जिससे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये करती क्या है, ये जो यूवी रेज हैं उनको ब्लॉक कर देती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्या होगा, कैंसर होगा, हमें कैटरैक्ट होगा, क्रॉप डैमेज हो जाएंगी, ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो ओजोन होल का मतलब है गड्ढा नहीं, ओजोन होल का मतलब गड्ढा नहीं है, बल्कि सीवियर थिनिंग ऑफ ओजोन होल है। जहां पे हम कह रहे हैं ओजोन होल गया हो गया है, एक्चुअली वहां पे गड्ढा नहीं हुआ है, वहां पे जो ओजोन लेयर की चौड़ाई है वो थोड़ी सी पतली हो गई है। तो अंटार्कटिका के ऊपर ये होती है। ये टिपिकली हर साल अगस्त से नवंबर के बीच में होती है, जब सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का मौसम होता है। फिर ओजोन डिप्लीशन का मेन विलन कौन है, इसका मेन विलन सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनसे क्लोरीन एटम्स निकल के ओजोन को तोड़ देते हैं। कैसे निकलते हैं, फिर O3 है, ये टूटेगा किसमें, O2 प्लस O में टूट जाएगा। क्लोरीन एटम निकलेगा, O3 को O2 में तोड़ेगा और O में तोड़ देगा। इस तरीके से ओजोन होल का क्या होता है, डिप्लीशन होता है। अंटार्कटिक में विंटर्स के टाइम पे टेम्परेचर -80 तक चला जाता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड।
इससे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं जिनके ऊपर सीएफसी ब्रेकडाउन का रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है। स्प्रिंग आते ही सनलाइट वापस आती है और डिप्लीशन अपने पीक पे पहुंच जाता है। इसीलिए अंटार्कटिक में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं आर्कटिक के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिक में क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं जो इसके रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा तेज कर देते हैं। 2025 में अंटार्कटिक ओजोन होल में 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का होल हो गया था, जो 2006 के रिकॉर्ड 29 मिलियन से कम है बट बहुत ज्यादा लार्ज है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वेरिएशन सीएफसी लेवल, वॉल्केनिक एरोसोल और स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर चेंज की वजह से भी ये ओजोन होल हो जाता है। फिर अगर 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनवायरमेंटल ट्रीटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सीएफसी और ओडीएस को फेज आउट किया। सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को इसने फेज आउट किया। किसने? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने सीएफसी और ओडीएफ को फेज आउट कर दिया। फिर यूएनईपी के हिसाब से अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होता तो ग्लोबल ओजोन लेयर 2050 तक 70% तक डिग्रेड हो गई होती। ऐसा यूएनईपी कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होता तो 70% ओजोन लेयर अपनी चली गई होती। अब ओजोन लेयर स्लो रिकवरी फेज में है और साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2066 तक ये पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी, अपने 1980 के लेवल पे वापस आ जाएगी। तो ये थी कुछ चीजें ओजोन होल के बारे में और जिनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। आपको रिवीजन के लिए आप ये चीजें पढ़ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन वाला पूरा काम कर दिया। फिर अब एक हिस्टोरिकल फिगर है खुदीराम बोस, जिनके बारे में आपने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम बुक में पढ़ा होगा। तो खुदीराम बोस कौन है? इनका बर्थ हुआ था 1889 में वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। बचपन से ही उनके अंदर ब्रिटिश राज के खिलाफ बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी। क्यों? क्योंकि बचपन से ही वो देखते आ रहे थे कि बहुत सारी चीजें जो गलत हो रही है उनके आसपास, इस वजह से ब्रिटिश राज को लेकर के उनके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि मैं इसे हटा दूंगा। 16 साल की एज में वो अनुशीलन समिति से जुड़ गए जो बंगाल में एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। खुदीराम बोस ने क्या किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ उसको सपोर्ट किया। पैम्फलेट बांटे, पब्लिक रैलीज की, यूथ को इंस्पायर किया। वो खुद भी यूथ थे मगर फिर भी लोगों को इंस्पायर कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार के ऑपरेसिव पॉलिसीज के खिलाफ ओपनली खड़े रहे और धीरे धीरे वायलेंट रेजिस्टेंस का हिस्सा बन गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही एक रास्ता है ब्रिटिशर्स को हटाने का। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था या उसका रिजल्ट उन्हें नहीं दिख रहा था। उनका सबसे फेमस अटेम्प्ट क्या था? सबसे फेमस काम क्या किया था उन्होंने? जो मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनका टारगेट कौन था? मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, जो अपने ब्रूटल जजमेंट्स के लिए फेमस था। तो लेकिन इन्होंने किंग्सफोर्ड को तो ये मार नहीं पाए, उनकी जगह पे दो मासूम लोग मर गए। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बॉम्ब फेंका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैरेज हिट नहीं हुआ और किंग्सफोर्ड बच गया। बॉम्बिंग के बाद खुदीराम बोस 25 किलोमीटर तक भागे लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ट्रायल के दौरान वो, जब उनका ट्रायल हुआ था इस मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में, तो वो सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन उनकी करेज और कामनेस ने पूरे देश को इंस्पायर किया था। उन्होंने एक कोर्ट में बोला था कि आई फील प्राउड टू हैव डन समथिंग फॉर माई कंट्री। ये 18 साल का एक बच्चा बोल रहा है। 31 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई थी और वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के यंगेस्ट मार्टियर्स में से एक बन गए थे। तो ये थी चीजें खुदीराम बोस के बारे में। इस रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप फैक्ट्स देखना चाहेंगे तो आप इसे देख लीजिएगा। बाकी आज के टॉपिक की ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।